हाँ हेलो। अभिषेक जी, हाँ अब आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, तो जी मैं जी, कह रहा था आवाज आ कि रही, सर बोलिए। आप लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं सर। आने जब लॉकडाउन के बाद की जो अवधि होगी, उसके बाद मैं दो चीजों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि लर्निंग आउटकम एक सरकारी विद्यालयों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इंगित किया जाता है कि शिक्षण स्तर जो है उस पे बहुत तरह के सवाल लोग उठाते हैं, लेकिन बच्चों की लर्निंग क्वालिटी को लेकर, लर्निंग आउटकम का जो सवाल होता है, क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन की अवधि में ये लर्निंग आउटकम का जो सवाल है वो और गंभीर हुआ है और आने वाले समय में एक चुनौती बनेगी कि हम कैसे अपने बच्चों के सीखने के स्तर को सुधार करेंगे, या आप इसको कुछ और तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल देखिए, ये बात तो सही है, निस्संदेह स्कूली शिक्षा के बराबर हम ऑनलाइन एजुकेशन तो नहीं दे सकते हैं, जी। क्योंकि स्कूली शिक्षा का कुछ माहौल और होता है। लर्निंग हम्म। आउटकम निसंदेह एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, लेकिन इसी चुनौती में हमें इससे अभिषेक जी निपटना होगा। तो हमारे विभाग ने, हमारे डायरेक्टर जनरल सर ने एक मानक तय किए हर क्लास के लिए। उन्होंने लर्निंग आउटकम का एक लेवल तय किया है कि हमारे कक्षा एक के बच्चे को क्या आना चाहिए, कक्षा दो के बच्चे को क्या आना चाहिए, तीन के बच्चे को क्या आना चाहिए, चार के बच्चे को क्या, और पांच के बच्चे को क्या आना चाहिए। हमें एक बेहतर कार्य योजना के साथ, अगर हम ये मानते हैं कि एक लॉकडाउन लंबे समय तक रहा, तो हमने एक हम्म। बेहतर कार्य योजना बनाई है कि पहली बात तो हमारे टीचर्स अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे, अधिक से अधिक बच्चों तक जुड़े। इसके बाद गांव में जो युवा हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, उनकी शक्ति का कोई उपयोग नहीं है, उनको भी हम क्लब करेंगे। हम जी। एनजीओज को भी क्लब करेंगे जो गांव में काम करने के इच्छुक है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बनारस में बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, तो इनको भी हम क्लब करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे। अन्य डिपार्टमेंट्स की, डीपीआरओ की, डीएसओ की, जिला प्रशासन की, हम सबके माध्यम से एक ऐसा गैप बनाएंगे, ऐसा मैप बनाएंगे कि हम हर बच्चे को ट्रैक करें, हर बच्चे जी। तक जाना, खास करके जो रेमेडियल के लिए अनुकूल है, जिस बच्चे को उस क्लास के लेवल की, कुछ भी ऐसे 15 से 20% बच्चे हैं जो कि अपने क्लास के लेवल के बराबर नहीं जानते हैं, वही हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और हम उन पे लगातार काम कर रहे हैं, एक एक बच्चे की प्रोफाइल बनवा रहे हैं, उसको आज के तारीख में क्या आता है, हम आज उसको पढ़ाए तो कल क्या आया, हम डे पर डे की उसकी एक्टिविटी को नोट करा रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कि एक बेहतर कार्य योजना के साथ हम जाएं, ताकि जो लर्निंग आउटकम की समस्या है वो समाप्त हो सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इस कार्य योजना के द्वारा सफल होंगे। और भविष्य में यूपी में, जैसा कि हमारे डायरेक्टर जनरल सर प्रयास कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम अब इशू नहीं रहने वाला है। बहुत शीघ्र ही सारे उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों ने ये टारगेट लिया है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के सारे जनपद प्रेरक जनपद के रूप में हो जाएंगे। प्रेरक जनपद का आशय अभिषेक जी इस बात से है कि उस जी। क्लास के लर्निंग लेवल के बराबर उस बच्चे ने सीख लिया है। जी। 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 बढ़िया। एक जी एक जी। एक महत्वपूर्ण हाँ विषय है सर, आज के दिन में पूरी दुनिया सिखा रही है लोगों को कि हाथ कैसे धोना चाहिए। सारे सेलिब्रिटी, सारे अलग अलग लोग, मुझे याद है जब मैं बनारस में काम करता था उस समय डिटॉल इंडिया, उसके लोग वहां पे स्कूलों के साथ काम करते थे। फिर बाद में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में एक चला कि एंट्री भेजना चाहिए वहां से, बनारस से। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कई सारे नाम हैं जो मैं फटाफट बोल सकता हूँ। प्राथमिक विद्यालय लठिया रामपुर, प्राथमिक विद्यालय भत्सार, प्राथमिक विद्यालय सिहोरवा उत्तरी, पयागपुर, मेहदीगंज, ऐसे कई सारे स्कूल जो है, जो स्वच्छता की दृष्टि से बेहतरीन काम कर रहे थे। और मुझे याद है कि उसमें से भत्सार को तो जनपद की तरफ से सेलेक्ट हुआ था और प्रदेश स्तर पे भी गया था। स्वच्छता को लेकर हमारे बच्चों के बीच में, चूंकि लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं हेल्थ कंसर्न, इम्यूनिटी वाला जो है, वो वाला बातें, हेल्थ और स्वच्छता, इन दोनों की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि क्या काम करने की जरूरत है, और आप शिक्षकों के को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? तकनीकी व्यवधान की वजह से अ,
हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक जी अभी आवाज आई है थोड़ा सा, हाँ बोलिए। करे स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बच्चों के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। जब मैं काम करता था उस समय डिटॉल इंडिया करके एक संस्था जी वहां काम कर रही थी। हमारे कई सारे विद्यालय खूब स्वच्छता पर ध्यान दे रहे थे, उसके लेकर बहुत तरह की वहां पे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। इस कोरोना काल के बाद स्वच्छता और स्वास्थ्य के दृष्टि से क्या काम होना चाहिए, और आप हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हैं या जो स्कूल के जो लीडर्स जुड़े हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक जी, स्वच्छता पे हम लोग स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य हेल्थ एंड हाइजीन पे भी फोकस कर रहे हैं। हमारे जी यहाँ एक संस्था एड्रा इंडिया है, वो यहाँ जी पर जी कार्य कर रही है और बहुत संतोषजनक कार्य कर रही है। हम लगभग सारे स्कूलों को एड्रा इंडिया के माध्यम से कम सारे बच्चों को टॉयलेट, सोप, हेल्थ हाइजीन के लिए, हाथ धुलने के लिए सारी व्यवस्थाएं वो कर रही है, और उसको आदतों के रूप में बदलने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार एक आंदोलन की तरह इसको चलाए हुए हैं, कैसे हम हम्म, बच्चों को इन आदतों को डाल सके। इसके लिए हम पर डे स्कूलों में प्रार्थना सभा के समय हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताते हैं। उनको खाना खाने के पहले जो अच्छी आदतें, हाथ धुलने से लेके हाथ पोंछने तक, कैसे इसमें तमाम व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया। ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है प्रणाम सर। सर। प्रणाम सर। सर 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 सर। ठीक 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 ठीक। हेलो। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर, दो आखिरी सवाल, चूंकि हम लोग काफी तकनीकी व्यवधान नहीं होता तो शायद और अच्छे से बातचीत होती। अ, लेकिन मैं इसके लिए सभी से माफी चाहता हूं। एक सवाल है कि इस लॉकडाउन की अवधि में आप एक शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के नाते आपकी क्या सीख रही, क्या लर्निंग हुई, और उस लर्निंग का इस्तेमाल आने वाले समय में आप कैसे करेंगे? शेख जी, हम लोगों ने इसको एक अवसर के रूप में लिया है। इसका आने वाले समय में इस्तेमाल ये है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं करनी है। अब हमने हम्म, ये सीख लिया है कि हमें उस बच्चे के पीछे पड़े रहना होगा, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि लर्निंग आउटकम की समस्या वाराणसी में, यूपी में न हो, तो अब उस बच्चे को हरदम हमें ट्रैक करना होगा। 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, जब भी वो बच्चा अपने घर पे जाए तो हम अपने ऑनलाइन उसके होमवर्क चेक कर सके, उसको पढ़ा सके, उसके गार्जियन से संपर्क कर सकें और उसके गार्जियन से हम बात भी कर सकें और उसकी प्रगति के बारे में बता सकें। इससे हम लोगों ने यही सीखा है कि हमको, ठीक है, एक प्रयोग के तौर पर यह शुरू हुआ है, एक नया प्रयोग हुआ है, लेकिन इस प्रयोग को बंद नहीं करना है, क्योंकि इसके जो है बहुत आशातीत परिणाम मिले हैं। और इस परिणामों के साथ हमको जो भविष्य की अभी, क्योंकि इस लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, हमको उन चुनौतियों से निपटने में ये हम निपटेंगे। तो इनके अनुभवों हाँ हाँ हाँ। हेलो। जी जी अभिषेक जी बोलिए, आवाज आ रही है। बढ़िया। तो एक तो तैयारियों के हिसाब से आप हैं, जो शिक्षक जो हमारे इस पूरे अवधि में बहुत समस्याएं वो झेल रहे हैं उसके बावजूद भी लगे हुए हैं, उन शिक्षकों के लिए आपके क्या संदेश होगा?
देखिए, पार्टिकुलर बनारस जनपद में दो तरह की चुनौतियां हैं। हमारा शिक्षक रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे स्टेशन से लेके, राशन वितरण से लेके, अभिषेक जी, और स्कूलों में बैंकिंग सिस्टम भी लागू है कि बैंक के पैसे भी बट रहे हैं तो थ्रो स्कूल के हमारे टीचर्स के माध्यम से बट रहे हैं। राशन बंटवाना हो, स्टेशन पे हो, बसों पे हो, इन सारी समस्याओं से जूझने के बावजूद भी हमारे बेसिक शिक्षक पूरे जनपद के और पूरे उत्तर प्रदेश के, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इतना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, मुझे मेरे तरफ से उनके लिए सुझाव है, शुभकामना है कि अपने धैर्य के साथ वो अपने इस टेम्परामेंट को बनाए रखें, क्योंकि उनको दो लेवल पे काम करना है। एक तो कोरोना जैसी महामारी में निपटने में प्रशासन जहां भी उनकी ड्यूटी लगा रहा है, उनको वहां काम करना है। इसके बाद सुबह शाम जब भी खाली वो हो रहे हैं तो अपने ऑनलाइन एजुकेशन की, तो मुझे सिर्फ उनसे यही कहना है, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से कहना है कि इसको एक अवसर के रूप में लें और घबराने की जरूरत नहीं है। अपना भी ध्यान रखने की जरूरत है, अपने भी स्वस्थ रहने की जरूरत है, लेकिन जो बच्चा घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है उसके गार्जियंस को भी समझाने की जरूरत है, समाज को बताने की जरूरत है, और उस बच्चे के स्वास्थ्य और उनके हेल्थ और उनकी पढ़ाई दोनों की चिंता करने की जरूरत है, और उनको हम इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आपने समाज का जिक्र किया और यही मेरा आखिरी सवाल था कि सर, आज के समय में पूरा शिक्षा विभाग जो है वो समाज की सेवा में लगा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि लोग रात रात भर ड्यूटी कर रहे हैं। अपने स्कूल जो है वो स्कूल बिल्कुल। सेवा का एक मंदिर बना हुआ है अभी, जहां शिक्षा भी दिया जाता है और आज जरूरत पड़ी तो वो मंदिर भी बना हुआ है लोगों की सर। सेवा का। तो शिक्षक बहुत समाज जी की जी। सेवा करता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मिसकंसेप्शन होता है कि हमारे शिक्षक मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता। तो ऑनलाइन लर्निंग के जरिए आज के दिन में गार्जियन को पता चल रहा है कि हमारे शिक्षक कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारा विभाग हमारे बच्चों के लिए कितना सोचता है। हो सकता है जिनके पास अभाव हो, जिनके पास कोई साधन नहीं हो सकता है ऐसे बच्चे भी प्रभावित हो रहे होंगे, लेकिन आज शिक्षकों की मेहनत और शिक्षा विभाग की मेहनत पता चल रहा है। तो इससे आपको लगता है कि स्कूल और समाज का जो संबंध वो बेहतर होगा कोरोना काल के बाद? हेलो। जी जी, मेरी आवाज आई सर? हाँ अभिषेक जी। हाँ। हाँ, आप बोलिए। करें कि स्कूल और समाज का संबंध इस कोरोना काल के बाद कैसा रहेगा, खास करके तब जब हमारे शिक्षक खूब मेहनत कर हम्म। रहे हैं और पूरा शिक्षा विभाग जो है लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। तो आपको लगता है कि उसका कुछ असर होगा, खूब बढ़िया सहयोग मिलेगा समाज की तरफ से? ऐसा कुछ आपकी आपकी क्या राय है उस पे? अभिषेक जी, मेरी राय नहीं, मैं तो लोगों के परसेप्शन को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वाराणसी जनपद में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ शिक्षकों की अच्छे अच्छे कार्यों से यहाँ के पूरे समाचार पत्र भरे रहते हैं, और कि हमारा ये शिक्षक मास्क बना रहा है, हमारा ये शिक्षक खाद्यान्न बांट रहा है, हमारा ये शिक्षक बैंक का पैसा बांट रहा है, स्टेशन पे हम्म। ड्यूटी कर रहा है। इतने चुनौतियों के बाद भी वो पढ़ा भी रहा है। समाज का परसेप्शन आज बेसिक शिक्षा के प्रति बहुत बदला है। आज आज प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, समाचार पत्रों में छपा हुआ है। और हमारे तमाम स्कूल, तमाम प्राइवेट स्कूल वाराणसी में टूटने जा रहे हैं। तो लोगों ने एक अपने मन मिजाज को बहुत बदला है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा शिक्षक सबसे अधिक पढ़ा, सबसे योग्य है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से कई लाख गुना बेहतर हमारा शिक्षक है, और लोगों ने अपने मन मस्तिष्क में इसको बदला है। और लॉकडाउन की अवधि में, चाहे रात 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, लोगों ने शिक्षकों की मेहनत को, श्रम को देखा है, और उनकी मेहनत और पढ़ाई दोनों को सराहना किया है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से पूरे शिक्षक समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने अपनी बेहतर कार्य क्षमता का परिचय दिया है, और समाज को जहां भी जरूरत पड़ी, आज समाज ये कह रहा है कि मैं सुबह से उठता हूं, शाम तक केवल बेसिक शिक्षा ही दिखाई देता है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं, अपने दर्शकों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारा बेसिक शिक्षा का शिक्षक अधिकारी रात में 12 बजे ट्रेन आती है, कैंट स्टेशन पे रहता है, 2 बजे ट्रेन आती है, 3 बजे आती है, रोडवेज पे रहता है, संपूर्णानंद से बन जाती, जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, खाद्यान्न बांटना हो, स्कूलों में पैसा बांटना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करना है। आज ऑनलाइन पढ़ाई का बनारस में इतना शोर है कि
कि विश्वास नहीं करेंगे, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब तक सारा कुछ बेसिक शिक्षा ही कर रहा है तो हमारे लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप सबने बेसिक शिक्षा को एक नई ऊंचाई पे दी। 2.5 महीने के 3 महीने के इस लॉकडाउन के कार्यकाल में लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक शिक्षा के इंपॉर्टेंस को समझा है। गांव से लोगों के फोन आते हैं कि सर, गांव की सबसे सुंदर अच्छी बिल्डिंग मेरा स्कूल ही है, हमें आप उसमें रहने दें। हमने कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि आज जितने भी बाहर से लोग आने वाले हैं उनकी ये लालसा है कि हमको कंप्यूटर कक्ष खोल दिया जाए, हमको जो हेडमास्टर साहब वाला वीआईपी कमरा है वो खोल दिया जाए। उसमें बहुत अच्छी सुविधा है और हम ऐसा कर भी रहे हैं कि जहां उनको सपोर्ट की जरूरत हो रही है अभिषेक जी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा के बारे में बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सपने जगे हैं, बहुत आशाएं पली हैं और लोग सुबह से शाम तक हमारे शिक्षक को हर रूप में देखते हैं। शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, बैंकर्स के रूप में, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, खाना बांटते देते हैं, खाद्यान्न बांटते देते, पैसा बांटते, सारे रूपों में आज हमारा शिक्षक दिखाई दे रहा है। और एक शब्द में कहूं तो भगवान के रूप में हमारा शिक्षक इस कोरोना जैसी बीमारी से, महामारी से लड़ रहा है, शासन प्रशासन को अपना पूरा सहयोग दे रहा है। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे समाज से जुड़े लोग हैं, शिक्षकों के, शिक्षा विभाग के अलावा, कि देखिए शिक्षक कितना जो परिश्रम है, जो सेवा है, उस सेवा का एक मूल्य जो है, मैं कोई आपसे कीमत नहीं मांग रहा, लेकिन 2 चीजें जरूर इंश्योर करें कि हमारे शिक्षक समाज का सहयोग चाहते हैं, हमारे विद्यालय समाज का सहयोग चाहते हैं। आप बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करें और हमारे सरकारी स्कूल आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आखिरी में जो हमारे प्रदेश के जो बहुत सारे शिक्षक इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके इस कोरोना की अवधि और कोरोना के बाद के दौर के दृष्टि से रखते हुए? मैं शिक्षकों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी रात नहीं होती है कि जो सुबह ना होने दे। आपकी रात लंबी जरूर हुई है लेकिन सुबह भी बहुत उजली होगी। बेसिक शिक्षा की सुबह होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज पूरा समाज बेसिक स्कूलों में टूट पड़ा है। लोग अपने बच्चे का बर्थडे स्कूल में मनाने जाते हैं, लोग उसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में कि हम जाएं, हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी। लोग जुड़ना चाहते हैं। वाराणसी जनपद में 19 करोड़ रुपए सीएसआर के तहत स्कूलों में लगे हैं। जाहिर सी बात है 1 करोड़ का एक स्कूल अभिषेक जी बनने जा रहा, बहुत शीघ्र बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, इसी मंच के माध्यम से दिखाऊंगा। मेरा बच्चा खुद हतप्रभ था कि आप स्कूल बनवा रहे हैं कि होटल बनवा रहे हैं। मैंने उससे कहा नहीं बेटा, सबको अधिकार है अच्छी जिंदगी जीने का, अच्छे से रहने का, अच्छी सुविधा में रहने का। वो होटल ही समझ लो, लेकिन हमारे प्राथमिक शिक्षा के बच्चे को भी वही हक मिलना चाहिए जो आपको मिलना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से उन शिक्षकों की कर्मठता को नमन करता हूं और मैं उनका वंदन करता हूं। वो ऐसे संकट के समय में समाज को एक नया आईना दिखा रहे हैं। अपने पढ़ाई के क्षेत्र में भी, समाज सेवा के क्षेत्र में भी वो नया कीर्तिमान बना रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि हमारी सुबह बहुत उजली होगी और उस सुबह की कोई रात नहीं होगी जो सुबह होगी। सर, आज की बातचीत के बारे में आपका कोई कमेंट जो आप शेयर करना चाहें प्लेटफॉर्म के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे जीवन का ये पहला लाइव कार्यक्रम इस तरह से है। मैं आपके साथ ये अवसर देने के लिए, मैं आज तक इस ऐसे लाइव कार्यक्रम में, सरकारी ऑफिशियल मीटिंग में मैंने प्रतिभाग किया था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह का जो मेरे जीवन का पहला लाइव कार्यक्रम है जो आपके साथ हो रहा है, ये अवसर देने के लिए और प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपकी जो सोच है, आपके नाम का यहाँ पे डंका बजता है। और मेरे आपके इस शो के बारे में यहाँ पे शिक्षकों में, बेसिक शिक्षा में बहुत सारे उत्सुकता है। मैंने इसको अपने फेसबुक से शेयर किया था, बहुत सारे लोग लाइव देखने के लिए उत्सुक थे, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके कामों की बनारस के गली गली में गूंज है और हमें उम्मीद है कि आप अपना मार्गदर्शन हमें जरूर देते रहेंगे। हम कैसे बेहतर बेसिक शिक्षा को बना सकते हैं, इसमें आपके मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चूंकि जब हम आखिरी दौर में चले हैं तब नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारा बहुत बेहतरीन रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप इसी तरह से बनारस जनपद का एक जो गौरव है, आपका नेतृत्व में बढ़ता रहे
और हमारे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जनपद खूब आगे बढ़े। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे बनारस के जो शिक्षक हैं उसमें असीम प्रतिभा है, खूब रचनात्मकता है उनमें, और ये रचनात्मक और उत्साह और आपका जैसा नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर से बनारस के स्कूल एक नया कीर्तिमान गढ़ेंगे। आपकी जो अभिलाषा है ना 2021 तक हमारे बनारस के स्कूल बेहतर बनेंगे, मुझे लगता है कि वो थोड़ा पहले ही बनने वाले हैं आपके नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जो भी शिक्षक जुड़े उन सभी का बहुत बहुत आभार। और सर आपका विशेष रूप से आभार, अपने बहुमूल्य समय निकाला और खास करके इस संकट के दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सभी दर्शकों को, सभी लोगों को आपका विशेष आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।